चलिए, प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2024 के राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर हम लोग विचार कर चुके हैं। क्लास हो चुकी है और वीडियो अपलोड भी हो चुका है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और पेज नंबर 17 से, ठीक है। इन जो खबरें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उसका एनालिसिस करेंगे। पहले ही हम कह चुके हैं कि सूचनाएं जो आपको उठानी है इस तरह उठानी है और इस तरह एनालिसिस करना है जो पीटी मेन सभी में काम आए, सभी तरह के एग्जाम में। और बार बार हम यही कहेंगे, हर एक सेशन में कहेंगे कि डिजिटल डायरिया मेंटल डायरिया से बचना है। मेंटल डायरिया पता है ना, जिस तरह अनाप शराब खाने से क्या होता है, भोजन जोड़ी है लेकिन अनाप शराब खाने से क्या होता है, डायरिया, शरीर को नुकसान होता है। भोजन ताकत देने के बदले भोजन क्या करता है, शरीर को कमजोर कर देता है। उसी तरह मेंटल डायरिया, डिजिटल डायरिया वो डायरिया है जो आपके पास अनाप शनाप सूचनाएं आ जाती है तो आपके व्यक्तित्व को कमजोर नहीं करती है, विकृत कर देती है, ठीक है। इसलिए वैसी ही सूचनाएं उठाना है। क्लियर है? तो पहली जो सूचना है, पहला इंफॉर्मेशन है, वो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भारत एवं पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान। ये है, समझ में आई बात। भारत और पाकिस्तान दोनों ने, भारत में भी परमाणु प्रतिष्ठान है, जानते हैं ना। परमाणु हथियार सबसे घातक हथियार माना जाता है विश्व में, ठीक है। और भारत भी परमाणु शक्ति है और पाकिस्तान में भी परमाणु हथियार है, परमाणु रिएक्टर है। तो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची, परमाणु रिएक्टर, परमाणु प्रतिष्ठान मतलब क्या, एटॉमिक रिएक्टर। तो पाकिस्तान भी अपने परमाणु रिएक्टर्स या परमाणु प्रतिष्ठान की सूची सौंपता है भारत को, और भारत भी अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची पाकिस्तान को सौंपता है। ये हर साल होता है। कब? 1 जनवरी को। कब होता है? 1 जनवरी को, ठीक है। और इस बार भी हुआ 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। उसी तरह एक पहले सुन लीजिए, कोई भी खबर का कंसेप्ट समझ लीजिए। भारत और पाकिस्तान दो देश बना, जो दो देश बने वो व्यवहारिक नहीं था। और जिस तरह बंटवारा हुआ, ठीक है, रेड क्लिफ आयोग ने बंटवारा किया, मात्र 72 दिन में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर खींच दिया। पेज पर जब खींचा गया तो ऐसा हुआ कि किसी का घर पाकिस्तान में है तो आंगन हिंदुस्तान में है, किसी का घर हिंदुस्तान में है तो खेत पाकिस्तान में है। पशु चराने जाना है कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है। समुद्र पर कैसे लकीर खींचा जाएगा? रेगिस्तान में, कच्छ के रण में जो दलदली इलाका है उस पर कैसे खींचा जाएगा? तो ये समस्याएं आने लगी और आज भी ये समस्याएं हैं। परिणामतः क्या होता है कि मछुआरा मछली मारते मारते पाकिस्तान के बॉर्डर में चला जाता है और पाकिस्तानी मछुआरा हिंदुस्तान की सीमा में आ जाता है। समझ भाई बात। चरवाहा पशु चराते चराते उधर चला जाता है, इधर चला जाता है। तो जब बॉर्डर पार करते हैं चरवाहे या मछुआरे या अन्य लोग, ठीक है, हिंदुस्तान के पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो जानते तो नहीं है लेकिन उनको वहाँ के सैनिक, वहाँ की पुलिस पकड़कर जेल में रख देती है। वही होता है, पाकिस्तान के मछुआरे या असैनिक आदमी जब इधर आते हैं तो उनको भी पकड़कर भारतीय जेल में रख देते हैं, जबकि उनका कोई क्या, उनकी कोई गलती नहीं होती है, अनजाने में ये हो जाता है, ठीक है। गलतियां तो केवल ये है कि वो वहां पर रह रहे हैं और अनजाने में पार कर गए, ठीक है। इरादा उनका पार करने का या बॉर्डर पार करके कुछ गलत करने का नहीं होता है। तो इस तरह हर साल सैकड़ों मछुआरे भारत के पाकिस्तान में फंस जाते हैं, पाकिस्तान के मछुआरे या और भी असैन्य आदमी, चरवाहे वगैरह हिंदुस्तान में फंस जाते हैं, ठीक है, और उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए दोनों देशों के बीच 2008 में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत 1 जनवरी को ही, सॉरी 1 जुलाई को और 1 जनवरी दोनों को, 1 जनवरी और 1 जुलाई को वर्ष में 2 बार एक दूसरे के यहाँ निरुद्ध, एक दूसरे के ये कैदियों की सूची का आदान प्रदान होता है। समझ में आई बात? हाँ, जेलों में निरुद्ध कैदियों की सूची, जेलों में निरुद्ध भेजते भी होंगे, उसके बाद कार्रवाई होती होगी आगे जाके। क्लियर है? समझ गए खबर? ये खबर क्या कहती है? इस खबर में जो ये लिखने वाली बात है वो देखिए, वर्ष 1988 में
समझौता हुआ किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडो पाक। क्या कि 1 जनवरी को प्रतिवर्ष परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया जाएगा। और इस साल भी किया गया। कब किया गया? अरे इस साल कब किया गया? 1 जनवरी 2000। हर साल 1 जनवरी को होगा, तो इस साल 1 जनवरी 2024 को किया गया। ठीक है, परमाणु ऊर्जा काफी सेंसिटिव है, इसलिए दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, विश्वास बहाली उपाय, विश्वासोत्पादक भी कह सकते हैं, क्या विश्वास बहाली के लिए ये उपाय किए जाते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बहुत रहता है, तो दोनों देशों के बीच संबंध को ठीक ठाक करने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए, ठीक है, हमारे पास जो भी परमाणु प्रतिष्ठान है वो देखिए, आपको दिखाते हैं, आप भी दिखाइए। समझ आई बात? ये उपाय इसलिए किया जाता है। इसी तरह मैंने बताया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ बड़ी अव्यवहारिक तरीके से, मात्र 72 दिनों में इतने बड़े हिंदुस्तान को 2 भागों में पेज पर रेड क्लिफ ने क्या किया? बांट दिया। परिणाम क्या हुआ? बड़ी अफरा तफरी हुई। एक बेगम जान फिल्म आई थी, याद है? महेश भट्ट की, विद्या बालन है उसमें, बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें क्या हुआ? उनका जो कोठा है वो बीचों बीच पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बट गया। बहुत दिक्कतें हुई उन लोगों को। उसमें दिखाया गया है कि इस तरह जो बंटवारा हुआ तो क्या दिक्कतें हुई। अब वो दिक्कतें अभी भी हो रही है। बताया मैंने, चरवाहे या मछुआरे क्या होते हैं? अनजाने बॉर्डर पार कर जाते हैं और दूसरे देश के जेल में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये वर्ष 2008 में एक और समझौता हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। ये जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है पीटी में तो काम आएगा ही, साथ ही मेन में इंडो पाक रिलेशन में है ना, वैदेशिक संबंध भारत का, वहां भी काम आएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली के लिए क्या क्या किया जाता है। तो वर्ष 2008 में समझौता क्या हुआ कि एक दूसरे के निरुद्ध कैदियों की सूची, भारत पाकिस्तानी कैदियों की सूची प्रदान करेगा और पाकिस्तान भारतीय कैदियों की सूची, निरुद्ध कैदियों की सूची का आदान प्रदान करेगा, ताकि जो निरुद्ध हो गए उनके घर वाले को पता चले ना, हमारा बेटा, हमारा पिता, हमारा भाई कहाँ है? पाकिस्तान में या भारत में है। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी, कैसे उनको छुड़ाया जाए। तो ये जो वर्ष 2008 में समझौता हुआ दोनों के बीच, निरुद्ध कैदियों की सूची का आदान प्रदान, वो वर्ष में 2 बार। कितना? ये वर्ष में 1 बार है, ये वर्ष में 2 बार। कब कब? 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। क्लियर है? इस खबर का संदर्भ समझ गए? ठीक है। अब दूसरी खबर है, 5वें कार्यकाल के लिए शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। दूसरी खबर है, क्या है? पहली खबर क्या थी? हाँ, दूसरी खबर क्या है? बांग्लादेश से कौन बनी है 5वीं बार? शेख हसीना बनी है। ठीक है। ये कब बनी है प्राइम मिनिस्टर? 7 जनवरी को वहां चुनाव हुआ है, 12वां संसदीय चुनाव, और 11 जनवरी को, हाँ, ये 12वां संसदीय चुनाव, यहाँ याद रखिए, 12वीं संसदीय चुनाव संपन्न हुआ है वहां। कब हुआ है? पूछा जा सकता है किस पड़ोसी राष्ट्र में 7 जनवरी 2024 को संसदीय चुनाव संपन्न हुआ है? किसमें? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है। यह कौन सा था? 12वां, 13वां, 14वां, इस तरह का पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 7 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ है, और इसमें कौन विजयी हुई? शेख हसीना वाजेद। पूरा नाम इनका क्या है? शेख हसीना वाजेद। क्या हुआ है? 5वीं बार बनी है शेख हसीना वाजेद। ये किस पार्टी की है? याद रखिएगा, अवामी लीग। किस पार्टी की है? अवामी लीग। और ये 5वीं बार बनी है। सबसे पहली बार बनी थी 1996 से 2001 के बीच, और फिर उसके बाद 2009 से अब तक पीएम पद पर है, जीतती है लगातार। उसका कारण क्या है? दूसरी बड़ी पार्टी जो है बांग्लादेश की, वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है। इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया,
तो चुनाव का बहिष्कार किया तो चुनाव कैसा हो गया? एक तरफा। नहीं समझे? विपक्ष जब मजबूत विपक्ष खड़ा नहीं होगा, बहिष्कार कर देगा, तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा ना। तो अवामी लीग की जो शेख हसीना है उनको बहुमत मिल गया। बीएनपी की है खालिदा जिया। कौन? खालिदा जिया। अब यहां पर देखना है मेंस के हिसाब से भारत बांग्लादेश रिलेशन में हम बताते हैं कि जब जब हसीना आती है तब तब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हसीन हो जाता है, और खालिदा जब आती है तो खालीपन आ जाता है। खालिदा की बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो रूढ़िवादी वो पार्टी है, और इनका जो रुख है बीएनपी का वो पाकिस्तान की तरफ रहता है, हिंदुस्तान की तरफ नहीं। और अवामी लीग की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना वाजेद, ठीक है, ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, और शेख मुजीबुर रहमान को उनके स्वतंत्रता संघर्ष में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनाने में भारत की बहुत बड़ी भारत का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान के समय से ही संबंध भारत का बांग्लादेश से बहुत अच्छा है। तो उनकी ही उत्तराधिकारी है कौन? शेख हसीना। इसलिए हमारे देश के साथ बांग्लादेश का संबंध तब अच्छा रहता है जब शेख हसीना प्रधानमंत्री रहती है। ठीक है, हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, संबंध मधुर है। पड़ोसी राष्ट्रों में बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध बहुत मधुर है। यद्यपि बांग्लादेश के डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक नहीं है, विपक्ष बहिष्कार कर रहा है, ये वहां के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ताइवान से। ठीक है, चीन विरोधी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंगते ताइवान में नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में जो खबर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उसका एनालिसिस थोड़ा करते हैं। पहले तो समझते हैं ये खबर कहाँ से है? ताइवान से। कहाँ से? ताइवान से। ठीक है, ताइवान से। नोट डाउन करने के लिए यहाँ बने हैं कौन नए राष्ट्रपति? कौन बने हैं? लाई चिंगते। कौन बने हैं? लाई चिंगते। LAICHING और TE, लाई चिंगते बने हैं। किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। आप लोग पूरा लिखिएगा, इस पार्टी से है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और इम्पोर्टेंट ये है कि पूर्व में जो राष्ट्रपति थी वो भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से थी। उनका नाम था साई इंग वेन, TSAI इंग वे, साई इंग वे। इससे पहले जो थी वो कौन थी? साई इंग वेन। साई इंग वेन ये भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से भी थी, और ये 2 बार थी राष्ट्रपति। कौन? साई इंग वेन। लेकिन 2 से ज्यादा वहां है ये परंपरा की 2 से ज्यादा बार आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, तो दूसरा उम्मीदवार को बनाया गया, लेकिन वो भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ही। संदर्भ समझ लीजिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है। लाई चिंगते तो वर्तमान में कौन होंगे? लाई चिंगते 13 जनवरी 2024 को संपन्न चुनाव में ये जीते। एक और इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जो पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है CCP ऑफ चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की विरोधी है। क्या है? विरोधी है। अब आप लोगों को लगता है सर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ क्या करेगी? तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब चीन में क्रांति हुई, माओ आए, तो चीन में जो पहले थे कुमिंतांग पार्टी के चियांग काई शेक, वो चले गए ताइवान, और उनको संरक्षण मिला अमेरिका का। ठीक है, तो ये मान लीजिए चाइना है, तो इसमें छोटा सा ताइवान है। ताइवान में जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, वहाँ कैपिटलिज्म है, और यहाँ अमेरिका का संरक्षण है, USA और पश्चिमी देश की पद्धति चलती है। और यहाँ जो है चाइना, वह साम्यवाद है। क्या है? साम्यवाद है। अब है ये दोनों एक ही देश। ठीक है, अब ये चीन कहता है, साम्यवादी चाइना कहता है हम असली चीन है, और ये कहता है हम असली चीन है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में इस साम्यवादी चीन को मान्यता प्राप्त है अभी, पहले ताइवान को था, अभी इसको मान्यता प्राप्त। क्लियर है? अब ये जो साम्यवादी चाइना है ये चाहता है इसको मिलाना, किसको? ताइवान को। तो जब जब ऐसा प्रयास करता है, आप लोग देखते होंगे कि अमेरिका सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है यहाँ
अमेरिका और चाइना के बीच, अमेरिका और उसके सहयोगी देश यानी नाटो और चाइना के बीच युद्ध छिड़ने का तनाव गहरा जाता है। ठीक है, तो ये चाइना जो है, ये चाइना ये चाहता है कि हमारा ही समर्थक कोई यहाँ राष्ट्रपति बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये साई इंग-वेन जो थी पहले, वो भी विरोधी थी, और वर्तमान में जो लाई चिंगते हैं वो भी विरोधी है। क्लियर है? और ये जो साम्यवादी चीन है, इसको मेनलैंड चाइना कहा जाता है। इसको क्या कहता है? मेनलैंड चाइना। या ताइवान में मेनलैंड चाइना वालों को कहा जाता है मेनलैंडर। ताइवान में जो रहते हैं उनको ताइवानी कहते हैं, लोकल। नहीं समझे? दोनों है एक ही। जब क्रांति हुई, माओ की साम्यवादी क्रांति हुई, तो पहले जो यहाँ पे थे पूंजीवादी राष्ट्राध्यक्ष चियांग काई शेक, माओ ने उसको भगाया, वो भाग कर आ गए ताइवान में। यहाँ उसको संरक्षण दिया कौन? अमेरिका। तो यहाँ अमेरिका के संरक्षण में चियांग काई शेक ने लोकतंत्र और पूंजीवाद की परंपरा आरंभ किया, जो अभी तक चल रहा है। और यहाँ माओ के संरक्षण में साम्यवाद की परंपरा शुरू हुई, जो अभी तक है। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये क्या है? लाई चिंगते साम्यवाद विरोधी है। क्लियर है? अब यहाँ पर चीन ताइवान तनाव हमेशा विवाद का विषय रहता है। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज में छाया रहता है। जिस तरह भारत और पाकिस्तान है, उसी तरह चीन और ताइवान में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इजराइल फिलिस्तीन, ये सब हॉट स्पॉट है, जो वर्ल्ड वार को कभी भी बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो ये उस चीन ताइवान संबंधों का विश्लेषण करने के क्रम में आपको ये खबर काम आएगा, मेंस में भी और पीटी में भी तो काम आएगा ही। क्लियर है? इस खबर का एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट जो खबर है वो है ब्रिक्स का। ब्रिक्स में कितने देश हैं? ऐसे 5 है ब्रिक्स, बॉक्स में है ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था, BRIC, ब्रिक। पहले क्या था? BRIC, ब्रिक था। ठीक है, और पहली शिखर बैठक ब्रिक की यकतरीनबर्ग में हुई थी। कहाँ हुई थी? 2009 में यकतरीनबर्ग में हुई थी ब्रिक की शिखर बैठक, 2009 में। फिर 2011 में ब्रिक, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना की बैठक हुई थी रूस के यकतरीनबर्ग में। क्या? और यह अस्तित्व में आया था। कौन? ब्रिक। 2011 में इसमें शामिल हो गया कौन? साउथ अफ्रीका। तो ये हो गया क्या? ब्रिक्स। क्लियर है? अब 1 जनवरी 2024 को शामिल हुए 5 देश। 5 देश शामिल हुए। कौन कौन? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ब्रिक जो 5 देशों का समूह था, 5 + 5 अब कितना हो गया? 10 देशों का समूह। और ये पूरी दुनिया का 30% भूमि और 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा। 45% आबादी किसका? पूरी दुनिया का। कौन? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स कितने हो गया? कितने देशों का समूह हो गया? अब 10 देशों का समूह। कौन कौन देश शामिल हुए? एक शामिल होने वाला था और अर्जेंटीना, लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं होगा, नहीं हुआ अपने पूर्वाग्रह के कारण। तो इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE ये शामिल हुआ। क्लियर है? अब इसमें देखिए अफ्रीका से कौन शामिल हुआ है? अरे इसमें अभी जो शामिल हुआ मिस्र और साउथ अफ्रीका, ये सॉरी अफ्रीका महादेश से है। बाकी ईरान, सऊदी अरब, UAE किससे? मिडिल ईस्ट, मतलब किससे? किस महादेश से? एशिया से। ये ध्यान में रखना है, मतलब पीटी में कुछ भी पूछ सकता है घुमा के। अफ्रीका महादेश से कौन कौन देश शामिल हुए हैं? एशिया से कौन कौन? गल्फ से कौन कौन? क्लियर है? हो गया। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं, ब्रिक्स क्यों अस्तित्व में आया। जब ग्लोबलाइजेशन का दौर चला और सोवियत रूस का विखंडन हो गया, ठीक है, तब लगा कि पूरी दुनिया में अब एक ही महाशक्ति बच गई है। सोवियत रूस कमजोर हो गया। पहले अमेरिका को काउंटर करने के लिए, संतुलित करने के लिए सोवियत रूस था। ये सोवियत रूस का विखंडन हो गया, सोवियत रूस कमजोर हो गया, उसकी उत्तराधिकारी रूस कमजोर हो गया, सोवियत रूस जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। तब अमेरिका बेलगाम होने लगा। तब दुनिया भर के चिंतकों में एक समझ विकसित हुई कि एक समूह होना चाहिए जो अमेरिका को संतुलित कर सके। ठीक है,
और वह समूह था कौन? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इंडिया चाइना कहाँ से? एशिया से। रशिया एशिया यूरोप से, ब्राजील लैटिन अमेरिका से। और दोनों सब अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। चाइना को, इंडिया को ये माना गया कि ये अगर मिलकर रहेंगे, कुछ बात रखेंगे, तो अमेरिका को नियंत्रित किया जा सकता है। अमेरिका का जो बेलगाम दौड़ रहा है घोड़ा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर है? इसलिए ब्रिक अस्तित्व में आया था। ब्रिक मतलब, और इसकी अर्थव्यवस्था भी, ठीक है, ब्रिक की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही मजबूत है और अमेरिका को या पश्चिमी यूरोप को टक्कर दे सकती है। कई मुद्दों पर ये ब्रिक साथ आ सकता है। ठीक, इसमें आंतरिक संघर्ष भी है, खैर अलग बात है। तो ये भी जो है मल्टीनेशनल, ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो पढ़ना है ना इसको मेंस में, पीटी में भी पढ़ना है, दोनों जगह काम आएगा, किसी भी एग्जाम में काम आएगा। ये इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन है, म्यांमार में स्वतंत्रता दिवस पर 9,652 कैदियों की रिहाई। आप लिख सकते हैं, तो ये पूछने वाला नहीं है। हाँ, रिहाई हुई है, तो इसमें जो जिनकी रिहाई होनी चाहिए, जिनकी रिहाई महत्वपूर्ण हो सकती है, उनकी रिहाई नहीं हुई। आंग सान सूकी की, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता है, नोबेल प्राइज विनर है और लोकतंत्र के लिए लड़ रही है। उनके सत्ता को पलट करके वहां की सेना सत्ता में आई थी, ठीक है, और आंग सान सूकी की रिहाई नहीं हुई है। ये इंफॉर्मेशन यही था। उसके बाद इंफॉर्मेशन है डेनमार्क की महारानी मार्गरेट दो ने पद छोड़ा। मार्गरेट दो ने ये आप लोग पढ़िएगा इंफॉर्मेशन, तो उसमें है कि उन्होंने स्वेच्छा से राजगद्दी का त्याग किया है और उनका बेटा कौन बना है? प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन। प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन नया राजा बना है। कहाँ का? डेनमार्क का। बस इतना ही। इस बार उसमें कौन क्या है ये सब उतना नहीं याद रखना है। कौन बना है डेनमार्क का नया राजा? प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन। पूरा नाम भी याद रखिए, हो सकता है पूरा नाम कंफ्यूज कर दे, 4 नाम दे दे, ऐसा भी होता है। हाँ, प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन, इनको सम्राट फ्रेडरिक दसम के तौर पर, सम्राट फ्रेडरिक दसम के तौर पर लिख लीजिए। ओके, इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है 19वां पेज पर, वो है रूस का सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें यूक्रेनी युद्ध बंदी भी सवार थे। तब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खाली नाम याद रखिए कौन सा विमान था। विमान का नाम क्या है? इल्यूशन IL-76, इल्यूशन IL-76 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन है, अगली खबर है, जापान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला अमेरिका, सोवियत संघ, चीन व भारत के पश्चात विश्व का 5वां देश बना। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, ये नोट कर लीजिए। जापान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना। 4 देश और कौन कौन है? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत। इसमें भारत ने हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया? दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला देश और रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित करने वाला देश भारत बना, हमारा इसरो। ठीक है, इस खबर में क्या क्या खबर है, क्या क्या याद रखने योग्य है, वो हम बताते हैं। ये खबर है कहां से? जापान से। खबर का हेडिंग आप लोग लिखते रहिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जापान की, जिस तरह हमारे यहाँ अंतरिक्ष एजेंसी है क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो, उसी तरह जापान की जो एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। क्या है ये? जाक्सा की सफलता है, जापान एरोस्पेस, लिख रहे हैं सभी लोग, एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसको संक्षेप में क्या कहेंगे? क्या कहा जाता है संक्षेप में? जाक्सा। ठीक है, इसके मिशन का नाम जो चंद्रमा पर गया है, उसके मिशन का नाम था स्लिम। क्या? स्लिम। स्लिम मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, दिया हुआ है दर्पण भी, या मून स्नाइपर भी कहा गया इसको, मून स्नाइपर मिशन। ये उतरा कहाँ? ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, एक तो सॉफ्ट लैंडिंग है,
सॉफ्ट लैंडिंग क्यों उपलब्धि है? क्योंकि हमारा देश भी 2 बार सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा। सेकेंड बार में क्रैश कर गया था इसरो का चंद्रयान-2 लैंडर। तीसरी बार में सफल रहा, और तीसरी बार जब हमारा चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था तो उससे ठीक पहले लूना 25 ट्राई किया, लेकिन लूना 25 का क्रैश हो गया। तो जाक्सा की स्लिम मिशन ने सॉफ्ट लैंडिंग कराया, ये उसकी भी सफलता है। और बहुत बड़ी सफलता ये है कि पिन पॉइंट लैंडिंग कराया है इसने। पिन पॉइंट लैंडिंग समझे? जिस जगह को चिन्हित किया गया था ठीक सटीक उसी जगह। और कहा किया गया? चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में सियोली क्रेटर है। क्या है? सियोली क्रेटर के समीप। सियोली क्रेटर कहाँ स्थित है? चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में। तो ढेर सारा इंफॉर्मेशन आ गया, कई तरीके से पूछा जा सकता है। पिन पॉइंट लैंडिंग कराने में सफल रहा कौन? जापान का स्लिम मून स्नाइपर, या जापान का मिशन स्लिम या मून स्नाइपर मिशन जो कहिए। और इस तरह जापान 5वां देश बन गया सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। 4 देश कौन कौन है? यूएसए, सोवियत संघ, चीन और भारत, और अब हो गया जापान। अगली खबर है, इंफॉर्मेशन है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा 25-26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने। कौन? इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, इमैनुअल मैक्रों क्या बने हैं? 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। कब आए भारत? 25-26 जनवरी 2024 भारत की यात्रा पर रहे। और आप लोग खबर ये पढ़िएगा, जयपुर में प्रधानमंत्री के साथ इनका रोड शो हुआ, और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ जो बात हुई होटल रामबाग पैलेस, कहा? होटल रामबाग पैलेस जयपुर में बातचीत हुई। फिर आए दिल्ली लाल किला में मुख्य अतिथि के रूप में। और ये 6ठा अवसर है जब किसी देश के राष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित किया। मुख्य अतिथि पर 6ठा अवसर है जब किसी एक देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बने। 6ठा अवसर है, समझे? मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति 6 बार बने हैं। इमैनुअल मैक्रोन नहीं, इससे पहले जो भी हो, रिकॉर्ड है। सबसे अधिक बार हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? फ्रांस के। ठीक है, अब ये इससे पहले हमारे मोदी जी भी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जापान, तो वहाँ नेशनल डे जो है बास्टिल डे के अवसर पर ये भी चीफ गेस्ट बने थे वहाँ। और इस पे क्या क्या समझौता हुआ दोनों देशों के बीच? ठीक है, रक्षा उत्पादन, संयुक्त रूप से रक्षा उत्पादन के भावी रोड मैप के लिए विचार हुआ। रक्षा उत्पादन के लिए भावी रोड मैप बनाने पर विचार हुआ। ठीक है, और वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इंडो फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक, और 9 समझौते हुए दोनों के बीच। 9 समझौते हुए दोनों के बीच। एक समझौता हुआ न्यू स्पेस ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत की जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम की वाणिज्यिक शाखा, और फ्रेंच की जो कंपनी है स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस, इसके बीच सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ। और एक समझौता हुआ है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एवं फ्रांस की एयरबस के बीच एच हेलीकॉप्टर्स के उत्पादन से संबंधित समझौता हुआ है। ये बुक में भी दिया हुआ है, मैगजीन में भी, वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी मुद्दों पर विचार हुआ दोनों के बीच। तो ये जो है पीटी के लिए जो जरूरी है ऑब्जेक्टिव फैक्ट, वो देखा आपने। और साथ ही मेन में ये इंडो फ्रांस रिलेशन को अपडेट करने में ये काम आएगा। इंडो फ्रांस रिलेशन बहुत मजबूत रिलेशन है। यूरोप में कह सकते हैं
सबसे प्रगाढ़ संबंध भारत का किससे है? फ्रांस से। ठीक है, और कई बार दोनों मिल चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इन दोनों की गाढ़ी दोस्ती का एक बड़ा सबूत ये है कि एक ही वर्ष में 7 बार मोदी और मैक्रोन मिल चुके हैं। इससे पता चलता है कितनी गाढ़ी दोस्ती है और दोनों का जो संयुक्त विजन कितना गहरा है, लंबा चलने वाला है। क्लियर है? आगे जो खबर है पेज नंबर 21 पर एक ही खबर है, इसमें विभिन्न देशों के पासपोर्ट्स की वैश्विक रैंकिंग है। क्या है? पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग्स है। इसमें पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि किस देश के पासपोर्ट को धारण करके आप बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। नहीं समझे? समझ में आई बात? किस देश के पासपोर्ट में ऐसी शक्ति है, ऐसी क्षमता है कि उस देश के पासपोर्ट को लेकर आप बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये रैंकिंग जारी करने वाला कौन है? हेनली एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम, हेनली एंड पार्टनर्स। और ये आंकड़ा लेता है कहां से? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कैसे डेटा लेता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डेटा लेता है हेनली एंड पार्टनर्स, और पासपोर्ट विश्व के विभिन्न देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग तैयार करता है। शीर्ष पर 6 स्थान है, देखिए बुक मैगजीन में दिया हुआ है। कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर। 194 देशों की यात्रा आप कर सकते हैं बिना वीजा के। रैंकिंग में सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान। और भारत की रैंकिंग कितनी है? देखिए भारत में पड़ोसी देशों की स्थिति के पे दिया हुआ है, सबसे लास्ट कॉलम में पेज नंबर 21 पर ही। भारत की रैंकिंग 80वीं है। ठीक है, और भारत के पासपोर्ट धारण करके 62 देशों की यात्रा आप बिना वीजा के कर सकते हैं। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 84 थी, इस बार 80 है। क्लियर है? पासपोर्ट रैंकिंग समझ गए? इसमें इंफॉर्मेशन क्या याद रखने योग्य है या पूछे जाने योग्य या पूछा जा सकता है? एक तो कौन जारी करता है, कहाँ की कंपनी है वो, कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की। संस्था का नाम क्या है? हेनली एंड पासपोर्ट्स। और ये किसका डेटा इस्तेमाल करके ये रैंकिंग तैयार करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा। ठीक है, और ये जो डेटा तैयार किया है 199 देशों का रैंकिंग तैयार किया है। क्लियर है? सबसे निचले स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 80वीं। कितने देशों की यात्रा भारत की पासपोर्ट लेकर बिना वीजा की जा सकती है? 62 देशों को। ठीक है, ये था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक घटनाक्रम के बारे में, जो थोड़ा विस्तार से होगा, थोड़ा सिलेक्टिव भी होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है जो मेंटल डायरिया, डिजिटल डायरिया उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ओके।